हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, थोड़े बहुत नर्वस भी होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ में अब कितने दिन बाकी हैं। 10 डेज। एंड हम देखने वाले कि रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, रीजनिंग में आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपको एक 10 डेज में उसका यूज होगा और आप आईबीपीएस पीओ में अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हो। अब देखो, एक बंदा आया, उसने आपको बताया कि 10 दिन में क्या करना है और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो 101% श्योर है। क्या हो सकता है मालूम है? यहाँ से 10 दिन में पहले तो आपका बहुत दिनों का प्रिपरेशन, और उस प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिल सकती है इस 10 दिन में। और आप आपका तरीका चेंज कर सकते हो। मुझे क्या कहना है समझ में आ रहा है? आप 10 दिन में पजल को स्ट्रांग नहीं कर सकते हो, 10 दिन में आपका स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, 10 दिन में आप बहुत सी यानी कि नहीं कर सकते। सिलोक तो ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों का बहुत दिन तक इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। यानी कि अभी भी बहुत एक एक साल से प्रिपरेशन कर रहे, स्टिल सिलोक में मिस्टेक कर रहे, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। तो 10 दिन में पजल स्ट्रांग नहीं किया जा सकता, 10 दिन में स्पीड नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन 10 दिन में एक माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। और 10 दिन में आपका प्रिपरेशन का तरीका चेंज करके आप एग्जाम में मार्क्स अच्छे से लेके आ सकते हो। उसके बारे में हम आगे आगे देखते हैं। अब देखो मैं क्या क्या कहने वाला हूँ। रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, इसमें डिफरेंस क्या है कि रीजनिंग एक 6 मंथ 8 मंथ में अच्छा होता जाता है। क्वांट ऐसा है कि क्वांट को एक स्ट्रेटजी से करना चाहिए, नहीं तो 1 साल 2 साल बाद भी वो वैसे के वैसे ही रहता है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डीआई, क्वाड्रेटिक इतना ही अच्छा हो जाता है। अरिथमेटिक तो वैसे की वैसे ही रहता है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको सीखने में टाइम लगता है। वो टाइम हम नहीं दे पाते, इसलिए इंग्लिश वैसी की वैसे रह जाती है। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती है कि हम खुद को नहीं बताते कि ये टाइम लेने वाली चीज है। तो रीजनिंग बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा रीजनिंग, मेरा कौन सा, आपको अगर पूछा जाए कि आपको आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो आप बोलोगे कि रीजनिंग स्ट्रांग है। लेकिन कभी रीजनिंग मेंस वाला रीजनिंग दिया है? आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, इतना गंदा रीजनिंग को क्वांट से भी ज्यादा गंदा किया जा सकता है। मैंने पेपर दिए, बहुत ज्यादा गंदा करते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग ऐसा होता है कि रोने लगते हैं बच्चे, इतना ज्यादा गंदा। और उसके बाद रीजनिंग के बारे में और एक चीज बताऊंगा कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक पजल आपका कंप्लीट पेपर खा सकता है। एक पजल आपका कंप्लीट पेपर, यानी कि आप फेल हो जाओगे एक पेपर में। एक पजल में स्टक हो गए, वहां से माइंडसेट शिफ्ट तो ऐसा हो गया है कि आगे वाला पेपर खराब यानी कि कंप्लीट, यानी कि वो वाला सेक्शन खराब यानी कि पेपर खराब, और फेल हो गए। ऐसे कितने कितने बच्चे होंगे मैं बता नहीं सकता, मुझे पता है कि ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में गलत पजल लिया, गलत पजल में स्टक हो गए, और खुद को मोटिवेट नहीं किया, और फिर कंप्लीट पेपर में फेल हो गए। अब देखो, यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक पेपर ऐसा भी था, यानी कि मेरा वो पीक पीक पीरियड चल रहा था 2022 में, जहां मेरे सब पेपर निकल रहे थे। आईबीपीएस पीओ में मुझे इतने ज्यादा मार्क्स, यानी 32 मुझे लगता है कि रीजनिंग में मार्क्स थे। और उसी पेपर में मेरे पहले 5 मिनट खराब हो चुके थे। पीओ लेवल पेपर पहले 5 मिनट खराब होना, स्टिल उसमें 32 मार्क्स लेके आना, ये ऐसा था कि ये आप कहोगे कि ये झूठ है। एक्चुअल में ये झूठ नहीं है। यहाँ मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मेरे 5 मिनट गए तो सबके 5 मिनट गए, मैं इस पजल में स्टक हो गया, तो ऐसा मैं ऐसा ही सोचता था कि ये पजल अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो सभी लोग यहाँ किधर तो फंस रहे। तो उस पजल को मैंने थोड़ा सा सोच के अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद जो मोमेंटम स्पीड से करने लगा, क्योंकि मैं पैनिक तो हो गया था, लेकिन मेरा था कि मुझे निकालना है, और मैं स्पीड से करता गया, और प्रैक्टिस इतनी ज्यादा थी। और डायरेक्शन, जैसे कि मैं सबसे ज्यादा आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता था। उस तरीके की वजह से मैंने एंड में 5 मार्क 1 मिनट में ले ली, और मेरा स्कोर, यानी कि अटेम्प्ट 32, यानी कि कितना था एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन स्कोर तो 32 हो गया। अब देखो, यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। पहला,
ये वाला जो कि पजल्स होते हैं, पीओ लेवल के 10 पजल या 15 पजल लो और उन पजल को विदाउट एनी मिस्टेक सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे ही यानी कि क्या करना है आपको, मॉक देने से पहले पीओ लेवल के पजल उठाने हैं, या नहीं तो एक सेक्शनल मॉक सबमिट करनी है, एक या दो। उसमें चार चार पजल होंगे, चार चार पजल को लेना है। पहले पजल को लिया और सॉल्व करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सॉल्व करना है, लेकिन सही सॉल्व करना है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझो बात को, कि आपको पजल रॉन्ग नहीं करना है। आटो के आटो पजल आपके पीओ लेवल पजल हो, यानी कि प्रीलिम्स लेवल, वो ऐसा नहीं होता कि डुएबल नहीं है। वो सिर्फ ऐसा होता है कि किधर तो घुमाया है और आपको क्लिक नहीं हुआ, सिर्फ इतना होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आठ दो सेक्शनल मॉक सबमिट किए, उसमें से आईबीपीएस पीओ के दो, यानी कि कंप्लीट 8 पजल आपको मिल गए। 8 पजल को आपको सिर्फ अच्छे से सॉल्व करना है, विदाउट मिस्टेक, विदाउट एनी मिस्टेक आपको सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट होता है, उसको आप कैसे करते हो। वो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स से देके 5 मार्क्स देके जाता है, और ये 5 मार्क्स आपको कैसे लेके आने हैं? तो आप कोडिंग डिकोडिंग को ऐसे लिख कर करते हो, पहला तरीका, या कोड ऐसे ढूंढते हो, दूसरा तरीका ये होता है। मेरा तो ऐसा था कि जो ऊपर लिखा है, रवि इज गुड टीचर, नहीं, रवि इज द बेस्ट टीचर, एंड ऐसा ऐसा सेंटेंस लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, रवि इज बेस्ट टीचर। रवि, यानी कि यहां मैं इरेज कर देता हूँ, रवि का आर, इज का इज, बेस्ट का बी, टीचर का टी। यानी कि मैंने कंप्लीट लिखा ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा। अब आगे जाकर अगर राहुल वर्क वेरी हार्ड ऐसा आता है, तो राहुल तो ये आर, रवि का आर है, यहाँ रवि का आर ए भी तक लिखा, और राहुल का आर ए यस तक लिखा। राहुल वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड, इसको तो मैंने सिर्फ डब्ल्यू वी एच ऐसे ही लिखा। तो आप कहाँ टाइम बचा सकते हो, ये देखना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं बचाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। आपको टाइम बचाना है इस वाले क्वेश्चन में, और ये वाला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी स्पीड में लिखने की कोशिश करो, स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, यही छोटी छोटी बातें सबसे ज्यादा। और यहाँ के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी किए जाते हैं पीओ लेवल में, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है, सॉल्व करना है। दिमाग में क्या होना चाहिए, सॉल्व करना है मुझे, टाइम देना है, टाइम लगेगा, ये अगर आपने पहले से कंसीडर कर लिया है तो आपको वो आसान जाएगा। अगर आप भागोगे तो आप पैनिक हो जाओगे और आप क्वेश्चन खराब कर दोगे। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है कि मैं कहना कहना क्या चाहता हूँ। आगे जाते हैं। अब देखो, यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 20 तक नहीं जाता, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनका स्कोर 25 तक जाता है और उससे आगे बढ़ाना है उनका स्कोर। तो कैसा है, यहाँ सभी होगा माइंडसेट से आपके, कि आप कैसे सोचते हो। अब देखो, मैं जब मेरे पढ़ाई के पीक पे था, तब मेरे सामने जो भी क्वेश्चन आता था वो मैं रीजनिंग मेरा ऐसा था कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट, सिर्फ वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन होते थे ना, जो बोलते थे कि वो रवि रवि नाम है और उसमें से कितने लेटर ऐसे अल्फाबेटिकली, ऐसा एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद दूसरा, कि उसमें से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, ये वाला। ये दो क्वेश्चन छोड़कर बाकी जो भी क्वेश्चन आते थे ना, वो मैं स्टार्टिंग से एंड तक सॉल्व करता जाता था। एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर वो दो वाले सेट थे, इनइक्वालिटी एंड सिलोगिज्म। अगर एग्जाम में इनइक्वालिटी एंड सिलोगिज्म दोनों भी प्रेजेंट है, तो मैं सिलोगिज्म को करता था और इनइक्वालिटी को छोड़ता था। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप इस बात को समझ लो। ये आपके, यानी कि यही है जिस चीज से एक टॉपर और ये एक पेपर निकालने वाले बच्चे और आप, उसमें डिफरेंस आ जाता है। मैं क्या करता था, मेरे सामने इनइक्वालिटी एंड सिलोगिज्म दिखा, मैं सिलोगिज्म सॉल्व करता था और इनइक्वालिटी को मार्क फॉर रिव्यू करता था। पहला पॉइंट, अगर दोनों में से सिर्फ इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी को मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देता था। अगर दोनों में से सिर्फ सिलोगिज्म है तो सिलोगिज्म को मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देता था। ये मैं क्या बता रहा हूं, इसको समझो।
कि मैंने कैसे एग्जाम में मार्क्स लिए थे। मैंने ऐसे ही इनइक्वालिटी को लास्ट में छोड़ा था, और लास्ट के 40-50 सेकंड में दिमाग इतना भाग रहा था कि 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के 40-50 या 1 मिनट में हो गए थे मेरा, यानी कि मैं 27 से 1 मिनट में 32 तक पहुंच गया था। यानी कि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन वैसे ही जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो पेपर सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है। दूसरा पॉइंट कि जो हमारा फ्लैट एंड फ्लोर, फ्लैट एंड फ्लोर, मुझे पता था कि मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता था, तो मुझे बच्चों का माइंडसेट पता था कि बच्चे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। बच्चे फ्लैट एंड फ्लोर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। मैंने इसके इतने क्वेश्चन लगाए, इतने क्वेश्चन लगाए, इतने क्वेश्चन लगाए कि इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया। अब क्या होता था, फ्लैट एंड फ्लोर का क्वेश्चन दिखा तो मेरा दिमाग चल रहा है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, और 95% लोगों का दिमाग चल रहा है कि इसको मुझे स्किप करना है, और बाकी के 5% लोगों का ये चल रहा है कि मैं इसको लास्ट में सॉल्व करूंगा। तो मैंने और इसकी प्रैक्टिस ही इतनी की थी कि ये वाला क्वेश्चन गलत ना हो सके, गलत ही नहीं होगा इतनी ज्यादा, तो ये वाला मैं आसानी से कर पाता था। तो यही है कि माइंडसेट, और मैं कैसे प्लान करता था कि मैं इसको कंपटीशन की तरह देखता था, और कंपटीशन में मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना है, बच्चों से कुछ तो अलग करना है। उनको जो नहीं आता वो जो छोड़ते हैं, उसके ऊपर हम कमांड कर सकते हैं क्या। अब देखो इसको मैं इंग्लिश में ट्राई नहीं करता था। आप बात को समझ लो, इंग्लिश में बच्चे पैराजम्बल को छोड़ते हैं, मैं पैराजम्बल को स्ट्रांग बनाऊंगा। मेरा इंग्लिश ही इतना अच्छा नहीं था, मैं कितना भी ट्राई करूं मेरा नहीं होता था मेरे से। तो मैं पैराजम्बल को स्ट्रांग नहीं करने गया, लेकिन मेरा पजल स्ट्रांग था। जिसको मैं स्ट्रांग कर पाया उसको मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग किया, और वहां से मार्क्स लेके आया। अब देखो यहाँ ऐसा है कि आपको अगर 25 मार्क्स का भी आप टारगेट रखते हो, 25 मार्क्स का, तो आप 2 पजल स्किप कर सकते हो। तो 2 पजल आपने स्किप कर दिए, तो आपके पास 25 मार्क्स हैं, और आपको 25 मार्क्स लेके आनी है। अब देखो कट ऑफ कितना जाने वाला है, मैं सभी चीजों को लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेटजी में ऐसा नहीं होता कि पजल 10 करो, इनइक्वालिटी 50 करो, सिलोगिज्म 50 करो। ये वाली स्ट्रेटजी मैंने देखी है 1000 बार, और ये वाली स्ट्रेटजी कितने दिन चलती है ये भी मुझे पता है, 2 दिन 4 दिन। लेकिन यही है कि आपका अगर माइंडसेट ही शिफ्ट हो गया तो आपको खुद को ही समझ में आएगा कि कितने पजल आपको डेली करने हैं, कितना दिया है आपको डेली करना है। ऐसे कितने सिंप्लीफिकेशन, कितने नंबर सीरीज, कितने सिलॉग, कितने इनइक्वालिटी आपको डेली करने हैं, वो आपको यही समझ में आएगा। ये वाला जो रटा हुआ होता है ना कि 100 DI 100 पजल 100 ये 100, ऐसा मेरे से तो नहीं हुआ था, आपको आपका पता होगा। यानी कि डेली करना चाहिए, वो आपका खुद का माइंडसेट बन जाता है कि कैसे करना है। अब देखो यहाँ से मैं कहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ कितने कितने तक जाता है, 55 या 60 तक। और आपका मेन सब्जेक्ट कहाँ से मार्क्स लेके आता है, ये वाला रीजनिंग वाला सब्जेक्ट, जो आपको मार्क्स देने वाला है। तो रीजनिंग में मैक्स मार्क्स लेके आने हैं। तो रीजनिंग को कैसा होगा, देखो मैक्स मार्क्स लेके आने आने हैं, उस चक्कर में हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। रीजनिंग का पेपर सॉल्व करते टाइम आपको मैंने पहली चीज क्या बताई, पजल जो 8 पजल आप 2 सेक्शनल मॉक में से कर रहे हैं, उसमें गलती नहीं करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा कि मॉक देते टाइम आपको मॉक देने का तरीका सही होना चाहिए। मॉक देने का तरीका सही होना, इसका मतलब क्या है, मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन से वीक पॉइंट है। जैसे कि फ्लैट एंड फ्लोर आपका वीक है तो उसको छोड़ देना है। मेरा और एक यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो कि बॉक्स बेस्ड पजल होते हैं, जिसमें आपको डेजिग्नेशन बेस्ड हो सकते हैं। बॉक्स बेस्ड में आप समझ सकते हो कि क्या क्या बोल सकते हैं हम, बहुत दिनों से इतना ज्यादा ये नहीं किया ना। बॉक्स बेस में 1 to 8 ऐसे ये रोज है, सॉरी कॉलम्स है। उसमें से बताया है कि यहाँ कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, इसके ऊपर ये है। या एक रैकेट रखा है, उसमें 6 डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रखे हैं, उसके बारे में लिखा है। उसके एबीसीडी दिया है, पेन पेंसिल पेपर ऐसा दिया है। तो बॉक्स बेस्ड जितने भी डेजिग्नेशन बेस्ड आया उसमें ही, जनवरी फरवरी वाला यानी कि मंथ बेस्ड आया उसमें ही,
जितने भी क्वेश्चन वैसे बॉक्स बेस्ड होते थे वो मेरा स्ट्रांग था। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन बॉक्स बेस्ड पजल आता है तो क्या मैं वो सॉल्व करूंगा? यस, मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन अगर आपका फ्लैट एंड फ्लोर आता है और फ्लैट एंड फ्लोर आपका अच्छा नहीं है तो क्या आप सॉल्व करोगे? नहीं करोगे। अब देखो, दूसरा पॉइंट ये है, इन बातों को दिमाग में बिठा लो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। पजल मैंने लिया बॉक्स बेस्ड, लेकिन यहां मैंने एक सोचा, ये आईबीपीएस पीओ है, इसमें पजल की लेवल थोड़ी सी अप हो सकती है, क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी अप है, तो मैं बॉक्स बेस्ड पजल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके। अब देखो, यहां मैं हर आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर रहा हूं तो मैं सोचूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं 3 मिनट में करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, यानी कि इतना भी धीरे धीरे नहीं, लेकिन केयरफुली करूंगा, गलत नहीं करूंगा। अगर गलत किया तो मैं 3 मिनट तक पहुंच गया, 3 मिनट तक पहुंच गया, लेकिन मेरा टाइम गया, उसके बाद मेरा माइंडसेट गया, सब कुछ गया। लेकिन 3 मिनट का अगर 4 मिनट भी हो जाता है तब भी इट्स ओके। उसके बाद 1 मिनट सॉल्व करने में, क्वेश्चन उसके सॉल्व करने में गया तो भी चलेगा। 5 मिनट में 5 मार्क्स तो आए, 5 मिनट में 3 मिनट गए, उसके बाद 2 मिनट में 5 मार्क्स तो नहीं आते। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? 3 मिनट गए, 2 मिनट में 5 मार्क्स आने वाला सिलोग है, सिलोग और इनइक्वलिटी है, सिलोग और इनइक्वलिटी को हम लास्ट में करने वाले। पजल ऐसा कोई भी नहीं होगा जो, या कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगी कि वो 2 मिनट में ही आपको 5 मिनट 5 मार्क्स देगी। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ आपने थोड़ा सा पेशेंसली किया, टाइम दिया उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, पजल को थोड़ा सा टाइम दिया लेकिन उसको सॉल्व किया, उसको सॉल्व किया। उसके बाद आपके सामने आया सिलोगिज्म, मैं क्या बोल रहा था, सिलोगिज्म को मार्क फॉर रिव्यू किया। उसके बाद समझो इनइक्वलिटी आया, तो इनइक्वलिटी को मार्क फॉर रिव्यू किया और पीछे आकर सिलोगिज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। समझो इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, पीछे आकर सिलो, क्योंकि इनइक्वलिटी को रखा मैंने लास्ट के 1 या 2 मिनट के लिए, जहां बच्चे ऐसा करते हैं कि ये वाली चीज को समझो, 95% लोग ऐसा करते हैं कि पजल सॉल्व करते हैं, इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, लास्ट में एक पजल बच जाता है, ब्लड रिलेशन बच जाता है, और आपके पास टाइम होता है 2 मिनट, आपके 2 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, कंप्लीट वेस्ट हो जाते हैं। ऐसे मैंने हजार बार कितने बच्चों को देखा है, खुद को भी ऐसे करते हुए देखा है, तब जाके मैंने ये तरीका ढूंढा कि हाँ, मैं इनइक्वालिटी या सिलॉग, ये दो क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे है जिनको मैं एंड में कर सकता हूँ, जो मेरे मार्क्स एंड में 1 मिनट या 2 मिनट में मुझे 5 मार्क्स देके आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, और दूसरे सेक्शन में जाते टाइम मैं एक बूस्ट, यानी कि मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है उसको लेकर जाऊंगा, तो एग्जाम में मुझे वो फायदा होगा। तो ये वाली बात को समझे आप? रीजनिंग, अब देखो यहां मैं स्ट्रैटेजी बताते टाइम ये वाली बातें क्यों बता रहा हूँ। पजल सॉल्व करने को लिया तो सॉल्व होना ही चाहिए, गलत नहीं करना है। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि रीजनिंग में पजल तो गंदा वाला पजल भी आ सकता है? आप पिक गलत कर रहे हो। आप अच्छे से पिक करो क्वेश्चन को, और अगर लिया है तो सॉल्व होता है। आप एग्जाम के बाद सॉल्व करो ना, 101% वो सॉल्व होगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के बाद नहीं सॉल्व होगा। सर सॉल्व हो गया, क्योंकि प्रेशर में आप भागने की कोशिश किए, कि और भागने की कोशिश में आप वो पजल में कहा तो मिस्टेक कर दी, एक लाइन ही ड्रॉप कर दी। ये तो बहुत बच्चों का होता है कि सर मैंने एक लाइन स्किप कर दी। अरे इट्स ओके, पजल में स्टक होने के बाद समझ में आता है कि कुछ तो गलत की है। रीड करो, जल्दी जल्दी रीड करने की कोशिश करो। हाँ, 3 मिनट गए, 1 मिनट और जाने दो, लेकिन वो पजल को सॉल्व करो। 1 मिनट ज्यादा जाएगा लेकिन 5 मार्क हाथ में आएंगे। ज्यादा स्टक हो रहे हो तो छोड़ दो, लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपने प्रॉपर उसको टाइम दिया तो सॉल्व होने वाला है। भागने की कोशिश ही आपका पीओ लेवल पेपर, ऑफिसर लेवल पेपर खराब कर सकता है। आई होप कि आप समझ रहे हो यहां तक मुझे। उसके बाद आप पजल सॉल्व किया, उसके बाद आगे जाकर सिलॉग सॉल्व किया। आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप क्वेश्चन करने को ले रहे हो और आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हो, ना कि उसमें stuck होके उस वो क्वेश्चन को खराब करके आगे सॉल्व करके आगे बढ़ना, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना, वो कॉन्फिडेंस आप दूसरे पजल में यूज करोगे, दूसरा पजल फास्ट सॉल्व होगा।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे पजल स्लो स्लो सॉल्व किए तो सर कितने मार्क्स आ जाएंगे। आप क्या घटिया बात कर रहे हो। मैं भाई, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि ये बातें ना, ये जो होता है ना एग्जाम में, नेक्स्ट सेक्शन में जाते टाइम में कॉन्फिडेंस लेके जाना, या एग्जाम में अगले वाले क्वेश्चन में जाते टाइम कॉन्फिडेंस लेके जाना, यही कॉन्फिडेंस आपका पेपर क्लियर करवाता है। इसलिए जो पजल लिया वो सॉल्व करना है। या 8-10 पजल पहले क्यों करने, उसको आपको करते टाइम टाइमर नहीं लगाना है, लेकिन क्वेश्चन को रीड करते टाइम अच्छे से रीड करते करते हुए आपको उस क्वेश्चन को सही तरीके से करेक्ट ही सॉल्व करना है। अगर आपने अच्छे से टाइम दिया है पहले से ही इस पेपर को, पजल्स को, रीजनिंग को, तो ये वाली बातें आपसे इम्प्लीमेंट होगी। अगर आप नए हो तो नहीं हो सकता। अगर आप नए हो तो तरीका अलग है इसका सॉल्व करने का। पहले सिलोगिज्म करो, इनइक्वालिटी करो, कोडिंग डिकोडिंग करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आप नए हो ना, कॉन्फिडेंस आपका इससे बढ़ेगा। आपको पेपर निकालना है तो तरीका अलग है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप नए हो तो ये वाला तरीका सही है कि सिलॉग किया, इनइक्वालिटी किया, कोडिंग किया, 15 मार्क हाथ में, उसके बाद पजल को लिया। हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक, आपके थोड़े बहुत मार्क्स तो हाथ में आ गए। नहीं तो ऐसा ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से भी पेपर क्लियर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा ही तरीका ऐसा है कि पेपर क्लियर किया जा सकता है, लेकिन मैं एक वे बता रहा हूँ कि जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था, जिससे मैं लास्ट का 1 मिनट यूटिलाइज कर कर पाता था। इन इक्वालिटी में लास्ट का एक क्वेश्चन बचा है, मेरे पास 10 सेकंड है, और 10 सेकंड में अगर मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूँ तो है इन इक्वालिटी वाला क्वेश्चन। दूसरा कौन सा भी 10 या 20 सेकंड ऐसा समझो। अगर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ तो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, वही मेरे दिमाग में छपा हुआ था। आप भी इस वीडियो से अगर कुछ भी नहीं लेके गए तो एक बात तो लेके जाओ कि मार्क फॉर रिव्यू, ये इनइक्वालिटी एंड सिलॉग को करना, ये वाला चीज आपको पेपर निकलवा सकता है। आई होप कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको दिमाग में बैठ रहा है कि पजल थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो लेकिन सॉल्व करो, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो लेकिन सॉल्व करो। यहाँ मार्क्स मैटर करेंगे, टाइम भी मैटर करता है, लेकिन मार्क्स जैसे आपने 20-25 मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर देखो, समझो बात को, 5 मिनट यानी कि 4 मिनट एक पजल को दे दिए, 5 मिनट दूसरे पजल को दे दिए, 9 मिनट यानी 4.5 भी दे दिए, 9 मिनट आपके 10 मार्क्स लेने में गए, तो सिलॉग और इनइक्वालिटी के 10 मार्क्स लेने में कितने मिनट लगते हैं? 3-4 मिनट। और उसके बाद आपके पास 5-6 मिनट है, उसमें एक या दो, एक पजल तो हो सकता है, डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन हो सकता है। आपके मार्क्स आते हैं। आपका सोचने का तरीका, आपका मॉक सॉल्व करने का तरीका, और आपका माइंडसेट ही काम करेगा कि आप कैसे पेपर को टैकल करते हो। तो मैं कहूंगा कि यही हो सकती है आईबीपीएस पीओ के लिए मेरी तरफ से एक अच्छी वाली स्ट्रैटेजी। तो आप ही देखो, अगर आप ये वाली चीजें इंप्लीमेंट कर सके, अगर आपको ये अच्छा लगे तो इंप्लीमेंट करो, नहीं लगे तो आपके पास तो सर्च करो कि विच इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, और देखो कि और कुछ आप निकाल सकें। टाइम वेस्ट मत करो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर मुझे ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, ये बोलना मैं भूल जाता हूँ हर वीडियो में, तो इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज।